नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत भाई को स्क्रीन पर लाइए, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जिसका सीधा असर हमारे आप जैसे भारत के मध्यम वर्ग पर पड़ना शुरू। अब हमारा आपका जीवन दांव पर। बहुत सारे दर्शक कहेंगे ये कौन सी नई सनसनी फैलाने आ गए। नई सनसनी नहीं फैला रहे सर। हमारा आपका पैसा, हमारे आपके यानी गरीब और मध्यम वर्ग, जो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब तबका, उसका पैसा ईरान इजराइल के युद्ध में स्वाहा भस्म हो रहा है। अभी पूरी कहानी आपको बता दी। अब समझ लीजिए कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई और इस तबाही में जो सबसे बड़ा टारगेट है वो अडानी का पोर्ट। अडानी का पोर्ट 70% मालिकाना हक है, वो तबाही में नंबर 1। हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। वो कह रहे नहीं, हम पर हमला मत करना, नहीं तो हम पूरी सेना लेकर के टूट पड़ेंगे तुम। ये हालत है ट्रंप का। आयरन डोम, जिस आयरन डोम का डंका बजाते थे, हमारे वाले डंका पति से ज्यादा बड़ा डंका आयरन डोम का था। आयरन डोम है, आयरन डोम है, आयरन डोम है। वो आयरन डोम फेल हो गया। उसी आयरन डोम के तर्ज पर उससे भी हाईटेक गोल्डन डोम बन रहा था। आयरन डोम की हवा निकल गई है। युद्ध युद्ध होता है, इसीलिए कहते हैं युद्ध से बचिए। आयरन डोम फेल हो गया। इधर मोदी जी फिर से डंका यात्रा पर निकले हैं। उनका एक ही होता है डंका यात्रा, क्योंकि वो कहीं भी उड़ते हैं, यहाँ पर डंका बजता है। हमारी मीडिया के इस शर्मनाक चेहरे पर तो बात करना बंद करना पड़ेगा, लेकिन खींच होती है तो कर लेते हैं। ये पूरी कहानी, और हम आप कैसे अब कनेक्ट हो गए। अब नहीं दूर हो रह पाएंगे इजराइल और ईरान के युद्ध से हम, क्योंकि हमारा आपका पैसा वहां पे ऐसे माचिस लगा के उड़ाए जलाया जा रहा है। हम आते हैं थोड़ी कहानी में इस्टेब्लिश कर दूं ये कि युद्ध में, क्योंकि गोदी मीडिया पता है, साहब खुश रहे, गुजरात लॉबी खुश रहे, वो सब खुश रहे, तो ये उस स्थिति में है कि इजराइल 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 चला रहे हैं। हालात उससे उलट है। मैं कई बार एक कहानी बताया हूँ। दो दोस्त हमारी जानकारी में थे। उसका एक किसी से झगड़ा हो गया रोड पे, तो उसके 2-3 दोस्त थे, वो उसको पिटते हुए देखे। मैं शुरुआत में बस 30 सेकंड लूंगा हेमंत भाई। वो पिटते हुए देख रहे थे, जो दोस्त थे। वो नीचे पड़ा था और ऊपर जो जिससे झगड़ा हुआ था वो पीट रहा था। जब पिट गया, नाक मुंह से फूल गया, तो वो उठा। इन सबने कहा कि अब कैसे उसको हम वेलकम करें, उसका कैसे डंका बजाएं और खुद को भी कैसे बचाएं। तो कहा यार पता है, हम लोग इसलिए बीच में इसलिए नहीं आए कि हम देखें कि तुम नीचे से ही उसको बहुत मार रहे थे। नीचे से ही मतलब वो नीचे दबा हुआ पिट रहा था, नीचे से बहुत मार रहे थे, इसीलिए हम नहीं आए बीच में। तो वो भी खुश हो गया, उसको लगा कि हमारी इज्जत बच गई है, ये बेवकूफ है, ये सब समझे कि हम नीचे से मार रहे थे। चलिए लाइए खबर, लाइए फटाफट लाइए खबर दिखाइए। भयानक हुई जंग। ईरान ने इजराइल में दागी हाइपरसोनिक मिसाइलें, 8 की मौत। आईडीएफ ने तेहरान में सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को बनाया टारगेट। ये 8 है, ये जो ताजा, और कुल मिलाकर के अब ये दर्जन भर के पार आंकड़े जा रहे हैं। जो कई मीडिया रिपोर्ट्स है, दर्जन पार हो रहा है ये आंकड़ा इजराइल में। ईरान की वो मिसाइल जिसने S-500 जैसे सुरक्षा कवच को कर दिया तबाह, बाप बाप कर रहा है इजराइल। ये अंबानी चैनल लिख रहा है, अडानी वहां स्वाहा हो रहा है, अंबानी चैनल मौज ले रहा, कर बाप बाप कर रहा है इजराइल। देखिए यही है हकीकत, यही से ही निकल के आती है। S-500 मतलब जो है रसिया वाला, उससे भी भयंकर आयरन डोम था, सब तबाह हो गया। बस 2 मिनट दीजिएगा सर हेमंत भाई। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने युद्ध की घोषणा कर दी, साथ ही इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरानी हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों और इलाकों में व्यापक पैमाने पर तबाही मची है। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। इन सबके बीच सवाल उठता है कि इजराइल के पास आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी ईरानी मिसाइल
ने कैसे तबाही मचा दी है। ईरान की तरफ से वो कौन सी मिसाइलें हैं जिन्हें आयरन डोम भी नहीं रोक सका। ईरान की फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी खतरनाक है कि उसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता है। बता दें, आयरन डोम को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 S-500 के टक्कर का बताया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 की ताकत पूरी दुनिया ने देखी थी, पर इजराइल का आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा है। ये रिपोर्ट मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इससे अभी हेमंत भाई को चर्चा में एक और पॉइंट मिलेगा कि ये हमारी मीडिया में गलती से ही सही रूस के जो है डिफेंस सिस्टम को कारगर बता रहे हैं और हमारे साहेब ट्रंप के पीछे लाइन में खड़े हैं। यस सर, यस सर। जानकारी के अनुसार ईरान ने इजराइल पर फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान यदि इजराइल के क्रिटिकल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल से हमला करना चाहता है तो उसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए। ईरान की ताकतवर फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर के आसपास है। हाइपरसोनिक होने की वजह से इसकी रफ्तार काफी अधिक है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की माने तो हाइपरसोनिक मिसाइल लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर ट्रेवल करने में कैपेबल होती है। लो एल्टीट्यूड मिसाइल्स रडार से आसानी से बच जाती है। विशेषज्ञों का यहां तक मानना है कि इस कैटेगरी की मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भी बाईपास कर सकती हैं। यही वजह है कि ईरान आयरन डोम को धता बताते हुए इजराइल के अंदर तक अटैक करने में कामयाब रहा। हटा दीजिए, अब हटा दीजिए सब कहानी। ये फर्स्ट पार्ट था। दस कुछ कहूंगा, थोड़ा सा बस थोड़ा सा हमारे साथ चलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट था, पहले तबाही, और इस तबाही में मैं वो पोर्शन ले आता हूं जो ट्रंप का पसीना जिससे छूट रहा है और अडानी के पोर्ट पर क्या हो रहा है। जरा ट्रंप वाला पोर्शन दिखाइए, ट्रंप वाला। ट्रंप ने लास्ट में पढ़िए, अगर ईरान किसी भी तरह से अमेरिका पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से जवाब देगी। तो एक पोर्शन था, लेकिन बहुत जगह पर धमकी अलग अलग स्टाइल में इनकी छपी है कि पूरी सेना पीछे पड़ जाएगी ईरान के और तबाह कर देगी। हालांकि बीच में भी कह रहे हैं कि हम रोक सकते हैं। हटाइए इसको, जरा दिखाइए अडानी का पोर्ट। हाँ, गौतम अडानीज मिडिल ईस्ट गैम्बल, बिलियंस एट रिस्क एज ईरान इजराइल वॉर एस्केलेट्स। अब जरा दिखाइए इस हाइफा पोर्ट की हालत। ये हाइफा है, अडानी का पोर्ट है, 70% स्वामित्व है, मालिकाना हक। देखिए, ये बहुत दूर वाला है और हमने ऑथेंटिक उठाया है, नहीं तो ऐसे भी फुटेज हमारे पास हैं जिसमें सब कुछ स्वाहा वहां पे हो रहा है, तबाही मची है, स्क्रीनशॉट्स और फोटो। लेकिन ये जो ऑथेंटिक सोर्सेज से मिला है, ईरान के उससे ऑफिशियल्स की तरफ से जो ट्वीट किया गया वहां का है। ये टारगेट पूरा हाइफा है और हाइफा में आपको लपटें दिखेंगी, नीचे जो है ना लाल, वो लपटें दिखेंगी ऊपर से, आसमान से जो नीचे जा रहा है। हटा दीजिए सीधा हेमंत भाई। हेमंत भाई, ये मामला पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया। पूरी दुनिया, खासकर दुनिया के वो हिस्से जो ट्रंप के पीछे कतार में खड़े होकर के बोल रहे हैं जय हो, वो सब के सब तो गड़बड़ साबित हो गए। मामला उल्टा पड़ गया, तबाही वहां, और उससे बड़ी तबाही अडानी के पोर्ट पे, और उससे बड़ी बात कि ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। पहले ये पार्ट, फिर हम आएंगे हमारे आपके पैसे वाले मसले पे भी, और मोदी और जयशंकर के डंका यात्रा। हाँ आशीष आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, अब जो ये स्थिति जारी है, जो हमने परसों 48 घंटे पहले शो किया था, ये उसी दिशा में चल पड़ी है और वर्ल्ड वार की तरफ बहुत तेजी से हालात बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिका पर्दे के पीछे से इसराइल की मदद कर रहा था खुल के, लेकिन अपना पल्ला झाड़ रहा था। लेकिन अब चाइना ने ओपनली सारा वेपन्स और सारी चीजें देनी शुरू कर दी है ईरान को, और रशिया ने मॉरल सपोर्ट दे दी है। और हालत यह है कि उनकी जो है सुरक्षा की गारंटी देने की भी बात चल रही है कि ईरान की सुरक्षा की गारंटी रशिया ले लेगा। उसके आप फॉल आउट समझ सकते हैं क्या है। और ट्रंप की जो लंका लगी है, आप सोच सकते हैं केवल कि काटो तो खून नहीं। पहले तो उन्होंने ये हमला करा दिया, अब वो खुलकर मैदान में आए तो मिडिल ईस्ट में कई जगह उनकी सेनाएं हैं, उनके बेसिस हैं, उसका क्या होगा। ईरान को जब आपने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वो ईरान तो ब्लैकमेल नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हो, दूसरी तरफ ये कर रहे हो। और ईरान को बेसिकली धोखे से मारा। उनके 20 जनरल के आसपास मारे हैं फौजी अफसर, और ये सारे वो धोखे से मारे। वो वही लोग थे जो न्यूक्लियर डील को लेकर के तमाम बातचीत कर रहे थे। उस तरफ से संडे को, आज के दिन ही बातचीत होनी थी, और उससे 3 दिन पहले हमला करा दिया। तो ये ईरान की, इसराइल की और अमेरिका की मिली भगत थी ईरान को हमेशा के लिए एक तरीके से गन डाउन करने की। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएशन किया आशीष भाई, वो भूतों ने भविष्य टाइप की चीजें। जहां तक इसराइल का सवाल है, सबको पता है इसराइल जो है अमेरिका की बिगड़ैल औलाद है।
और उसने कभी सोचा नहीं था, जो ये आपका ये आयरन डोम और जिसकी आप बात कर रहे थे ना, ये बेसिकली सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना, ये सुपरसोनिक मिसाइल तक तो रोक सकते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 1.2 से 5 मैक तक होती है, लेकिन इन भाई साहब ने तो इनके ऊपर सीधा ठाका हाइपरसोनिक ठोक दिए। हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है वो 5 से 10 मैक है, 12,500 किलोमीटर पर आवर, और कुल जाना कितना है 1200 किलोमीटर। तो कितनी देर लगेगी आप सोच लीजिए। मिसाइल लॉन्च हुई और 4 छोड़ दी, 1 लगी, उससे भी काम हो गया। और उसी से अडानी का जो ये था हाइफा पोर्ट, इसको निशाना बनाया गया है। देखिए, अगर आपने ईरान के साथ जो अपने सदियों से पुराने संबंध चले आ रहे थे, अगर मोदी जी उसको यूज करते ना थोड़ा सा, अगर इस तरीके से, अब जैसा आपने ओपनिंग में कहा कि पिछलगू ना बनते अमेरिका के, तो ये हाइफा पोर्ट पे कभी भी अटैक नहीं करते। वो अवॉइड कर सकते थे एक मित्र देश के, मित्र उद्योगपति के नाते, लेकिन आपने तो पल्ला झाड़ रखा है। तो पल्ला झाड़ लिया तो ईरान ने भी, चूंकि मदद अब डायरेक्टली चाइना से मिल रही है, तो वो जहां जहां हमारे इंटरेस्ट होंगे उनको जान पूछ करके आप समझ सकते हैं कि उनको टारगेट करेंगे। और हाइफा पोर्ट पे जो टारगेट किया गया है वो उसी सिलसिले का हिस्सा है, आप समझिएगा बात को। आज की तारीख में हालत ये कि इजराइल में जो अडानी का इन्वेस्टमेंट है वो अरबों डॉलर का है, अरबों डॉलर। और उसमें जो अकेला हाइफा, जैसे आपने कहा, ये डिफेंस जीवी है एलबिट के साथ, डिफेंस का ज्वाइंट वेंचर है एलबिट कंपनी के साथ। और साथ में एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी है, आपको पता है अडानी का, इसके अंदर अरबों डॉलर है। तो हाइफा पे तो अटैक उन्होंने कर दिया, और आपके विदेश मंत्री, और आपकी विदेश नीति बताऊंगा तो आप अपना सर पीट लेंगे, आपके विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री 78 साल की जो पुरानी दोस्ती थी उसके साथ, ईरान के साथ, उसको एक सेंटेंस में, और जो इजराइल के साथ संबंध है उनको एक सेंटेंस में। मैं चाहूंगा अगर वो ट्वीट आप दिखा सके कि एक बार वो जो मैंने आपको शुरू में भेजा ना, कि एक एक लाइन के अंदर भारत की विदेश नीति समेट दी। तो कंट्रोल रूम वो जो ट्वीट दो है ना जयशंकर के, जरा उनको भी स्क्रीन पर लाइएगा। जब तक हेमंत भाई बता रहे हैं तो आप उसी समय स्क्रीन पर ले आइएगा। हाँ हेमंत भाई, तो कंटिन्यू करिए, बुला रहे हैं। जयशंकर ने क्या किया कि कल ट्वीट किए, क्या ट्वीट किया, गॉट ए कॉल फ्रॉम इजरायली फॉरेन मिनिस्टर, छुट्टी। ये देखिए, जयशंकर का ये 20 घंटे पहले का, स्पोक टू ईरानियन एफएम दिस इवनिंग ऑन द लेटेस्ट सिचुएशन, छुट्टी। क्या बातचीत हुई, क्या नहीं हुई, एक लाइन में भारत की विदेश नीति ये है आपकी, जो है अपने ईरान के साथ जो है। और उसके 1 घंटे बाद वो करते हैं, 1 घंटा पहले, रिसीव्ड ए कॉल आफ्टरनून फ्रॉम एफएम ऑफ इजराइल रिगार्डिंग ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स। ये है भारत की विदेश नीति। फोन आया, इसका तुमने क्या कहा, उसने क्या कहा, भारत ने अपनी तरफ से क्या चिंता जताई, या ये कहा कि भाई आप शांति बनाए रखिए, वो जरूरी है, कुछ नहीं, एक सेंटेंस। ये भारत के विदेश नीति के दिवालियापन का एक साक्षात प्रतीक और प्रमाण है। भारत ऐसा कभी नहीं था। कहीं पर कोई युद्ध हो रहा है, इतना तो आप लिखते ही हैं कि हमने उनको कहा कि भाई अपने इलाके के अंदर शांति बनाए रखें, कुछ भी करें, जो भी आपने बातचीत की। ये क्या है, एक लाइन का सेंटेंस। कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी को कार्नी ने फोन किया था G7 में बुलाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने पूरा ट्वीट लिखा कि बातचीत हुई, मैंने उनको बधाई दी, और आई एम एक्साइटेड टू मीट G7 लीडर्स। याद है ना आपको? इतना तो आप लिखते ही हो। जब 2 देशों के विदेश मंत्री आपको कॉल कर रहे हैं और आप केवल ये कह रहे हो कि मेरी फोन पर बात हुई, इसका क्या मतलब है? कि आपकी विदेश नीति है ही नहीं, फोन पर बात कर ली, छुट्टी। और इस मौके का फायदा, क्योंकि भारत के संबंध ईरान से सदियों पुराने, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, सदियों पुराने संबंध, उन संबंधों को छोड़ करके आप ना घर के ना घाट के, हालत आज ये है। और चाइना ने उसका मौके का फायदा उठा लिया, और चाइना ने सरेआम खुलेआम उनकी मदद की घोषणा कर दी। रशिया उनको सुरक्षा की गारंटी देने पर भी बात कर रहा है। आप कहां खड़े हैं? आपके संबंधों का क्या हुआ? अडानी के आप सारे छोड़ दिए, भारत को तो आपने बहुत पहले छोड़ रखा है, कम से कम अडानी का ही देख लेते, वो सवाह हो गया सब कुछ। अभी तो आपने उसको कितना पैसा दिलवाया था? 50,000 करोड़ LIC से दिलवाया था, जो पूरी दुनिया में से एक भी निवेशक नहीं। बोलिए हेमंत भाई, ऑडियो थोड़ा कम आप कह रहे थे। हाँ, जब आपने अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स और SEZ के बॉन्ड आए, आपने क्या किया? कोई पूरी दुनिया के अंदर एक भी निवेशक नहीं मिला। तो LIC को उसकी गुल्लक साबित करते हुए 50,000 करोड़ रुपए पकड़ा दिया आपने। अब जो ये यहाँ पे स्थिति हुई है हाइफा पोर्ट के ऊपर, यहाँ पे आपका 1.5 से 2 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट अडानी का है। यहाँ पर शेयर उसके ऑलरेडी गिरने शुरू हो गए थे फ्राइडे को, जैसे टेंशन बढ़ी। अब तो 48 घंटे बाद काफी कुछ पानी बह गया है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो भारत की जो ओवरऑल विदेश नीति है, उसका एक जीता जागता प्रमाण है कि ईरान को छोड़ दिया, इजराइल अमेरिका के कैंप में है। और सबसे बड़ी चिंता आशीष भाई मेरी क्या है, दर्शक जानकर हैरान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जा रहे हैं G7 में। G7 सारा किसका पिछलग्गू है?
ट्रंप का, अमेरिका का, ऑफ कोर्स डेवलप्ड नेशन। अगर वहां पर कोई प्रस्ताव आ गया ईरान के खिलाफ, फिर आप क्या करेंगे? हालांकि आप मेंबर नहीं हो, लेकिन उस डायस पे बैठो तो गए, वहां पे बातचीत तो होगी, और आपको बोलना भी नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर नहीं सकते, तो आप करोगे क्या? पहली बात तो सीज फायर भारत वाला ही मसला, उस गुरुजी का पहले ही डर है ट्रंप का, क्या बोलते हैं सीज फायर को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर वाला। और अब ये संकट खड़ा होगा कि G7 की मीटिंग में ये बात तो मान के चलिएगा कि ईरान इजराइल का जो कंफ्लिक्ट है उस पर चर्चा ना हो, ये तो असंभव है। G7 की और पूरी दुनिया की आज सबसे बड़ी चिंता यही है, ईरान इजराइल। उस पे भारत की क्या नीति होगी? अब भारत क्या करेगा? विदेश मंत्री तो एक लाइन लिख के भाग गए कि बात हुई, वो भी प्रधानमंत्री के साथ है, टूरिज्म में है। तो आज भारत को यही नहीं पता कि हम कहां खड़े हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और अगर आपको याद हो, यही स्थिति आपकी रशिया और यूक्रेन वाले में चल रही है। कभी आप रूस पहुंच जाते हैं, फिर यूक्रेन पहुंच जाते हैं, फिर शांति और सौगात, फिर युद्ध नहीं बुद्ध, और अल्टीमेटली आपका कहीं कोई रोल ही नहीं बचा। भारत कभी भी इस तरीके से विदेश नीति के मामले में आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आशीष भाई, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिस दिशा में ये संघर्ष जा रहा है, हाइफा पोर्ट को छोड़ दीजिए, मुझे तो इजराइल के अस्तित्व पर भी संकट लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका बीच में आया तो इजराइल के लिए, ईरान के लिए तो सर्वाइवल का सवाल है, उसके लिए तो करो या मरो की स्थिति है। उनका क्या होगा जो उनके बेसिस है वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर सारे के सारे, और इजराइल तो है ही छोटा सा, 16,840 स्क्वायर किलोमीटर का सारा ही। तो ये अब सारी की सारी जो स्थिति है, ये आपको देखनी पड़ेगी कि भारत इस पूरे इसमें संघर्ष में कहीं नहीं खड़ा है, ना इधर हो आप ना उधर हो। इजराइल की खुल के कह नहीं सकते, ईरान का मदद कर नहीं रहे, बोल नहीं रहे एक शब्द भी, बातचीत करके छोड़ दी, एक लाइन की बात करके। तो भारत इस तरीके से असहाय कभी भी नहीं रहा। और ये क्या कारण है? इसमें ना बीजेपी बोलती, ना मोदी बोलते, ना कोई और बोलता। उनके विदेश मंत्री ने तो बता ही दिया कि स्पोक टू हिम छुट्टी, गॉट ए कॉल छुट्टी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की जिसकी पॉपुलेशन है, और उसको आज वर्ल्ड के उस पूरे इश्यूज के अंदर कोई पूछ ही नहीं रहा। और चाइना उस मौके का फायदा उठा करके उधर से ईरान की मदद करनी शुरू कर दी फॉर ऑल टाइम्स। देखिए, जब कोई आदमी आपके ऊपर अस्तित्व का संकट है, उस समय जो आपकी मदद को आता है वही आपका सच्चा मित्र है। हाँ? तो भारत ने तो 2 शब्द भी नहीं कहे ईरान के प्रति। और किसी सबको पता है कि इसका सबका कारण क्या है। इजराइल से जो आपने पेगासस और तमाम खेल किए हैं, उसके कारण आप ईरान का विरोध नहीं, उसका इजराइल का विरोध नहीं कर सकते, और ईरान के पक्ष में बोल नहीं पा रहे, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप टुकुर टुकुर देखते रहिए। इस स्तर पर ला करके विदेश नीति भारत की खड़ी कर दी है, जो कभी गुट निरपेक्ष आंदोलन की दुनिया में 80s में, आज से 45 साल पहले पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था, आज उस भारत का नाम लेवा कोई नहीं बचा। ये आपकी विदेश नीति, इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और खासकर जब भारत आजाद हुआ उसके बाद एक तीसरी दुनिया थी दुनिया के भीतर, उसको कहते थे थर्ड वर्ल्ड। अफ्रीकन कंट्रीज थी, नए नए जो आजाद हुए मुल्क थे उसी समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, तो उसी वक्त आजाद हुए। तो उस समय ये सारे देश थर्ड वर्ल्ड में, तीसरी दुनिया में गिने जाते थे, और भारत उनका लीडर हुआ करता। अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर है। एक हमारे किसान नेता हैं, वो अक्सर कहते हैं कि नेहरू, वो उनका मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते थे नेहरू इंदिरा ये लोग लीडर थे और अब हमने डीलर चुन लिए। लीडर और डीलर का फर्क समझना होगा। लीडर का कभी हमारे देश में लीडर हुआ करते थे, अब डीलर देश चला रहे हैं, डीलर देश चला रहे हैं। ये डीलर देश चला रहे हैं, यही सारा फर्क बता देता है। हम अगुआ थे। ये मिडिल ईस्ट, जिस मिडिल ईस्ट की बात हो रही है, इस मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े नेता इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन जैसे सम्मान किया करते थे, बड़े बड़े नेता मिडिल ईस्ट के। आज वो मिडिल ईस्ट हमारे लिए बेसिकली, अगर बिल्कुल अभी आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में हेमंत भाई, लेकिन अभी कोई रेफरेंडम भी हो जाए तो भारत पूरी दुनिया में ऐसा देश होगा, हो सकता है ये ट्रंप भी न दे भैया, ट्रंप भी उस समय हो सकता है पाकिस्तानी को, हो सकता है कि अभी के हालात तो यही बताते हैं। मतलब हमारे साथ कोई नहीं होगा, केवल डंका होगा, और डंका 2 आदमी पीट रहे होंगे, जयशंकर और मोदी अकेले बजा रहे होंगे, या डंका अकेले। साइप्रस जाना था G7 में तो कुछ नहीं होना है, कुछ भी न फोटो आप बहुत होना है, कुछ भी बहुत है नहीं गोदी मीडिया के, तो डंका कैसे बजे? तो 2 देश चुने गए। आपको पता होगा 2 देश और यात्रा में शामिल किए, साइप्रस और क्रोएशिया। क्रोएशिया तो बाद में जाएंगे, क्रोएशिया का कोई वही नहीं है,
ऐसा देश है। साइप्रस चुना, साइप्रस क्यों चुना है? मैं उसको खोल देता हूँ 30 सेकंड, फिर आपके पास सवाल। साइप्रस को चुना है, साइप्रस के बहाने डंका बजेगा। साइप्रस के कुल कितना बड़ा है? मुझे लगता है शाहदरा, दिल्ली में शाहदरा वगैरह है, इतने होगा। शाहदरा और सीलमपुर सब जोड़ दीजिए, शाहदरा सीलमपुर तो हो सकता है यही बड़ा हो जाए, और आबादी में तो ये ज्यादा हो। उस साइप्रस में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि साइप्रस और टर्की में एक राइवलरी मानी जाती है। हालांकि उसमें साइप्रस कहीं नहीं ठहरता है, लेकिन साइप्रस और टर्की में राइवलरी मानी जाती है। ये भारत में एक ऐसा अभी कुछ दिनों में चर्चा में आया कि साइप्रस और टर्की में और ग्रीस और टर्की में राइवलरी मानी जाती है। तो साइप्रस जब जाएंगे मोदी जी, तो यहाँ पे चलेगा क्या? मैं आगे आने वाले हेडलाइन की एक आशंका बताता हूँ। यहाँ चलेगा टर्की, मोदी पहुंच गए ऐसी जगह जहां से टर्की को खत्म कर देंगे। अब टर्की पानी मांगेगा, तड़प तड़प के दम तोड़ देगा टर्की। ये ऐसे जगह जाकर के, मतलब वहां जाकर के जहां न 3 में न 13 में वाला हाल है, वहां जाकर के डंका, बेसिकली ये डंका एक्सप्रेस है, साइप्रस नहीं। साइप्रस में डंका एक्सप्रेस जा रही है, इसीलिए हमने आज डंका यात्रा लिखा है। साइप्रस में डंका एक्सप्रेस। इस सब के बीच सवाल ये है, फिर जो बात अभी कही थी एलआईसी वाली, वो और क्लियर होनी जरूरी है। फिर अभी हम साइप्रस पे, डंका एक्सप्रेस पे और सब पे आते हैं। अभी अडानी पोर्ट में एलआईसी ने 5,000 करोड़ रुपए, पूरा भी डिटेल फिगर वगैरह सब दिखा करके स्क्रीन पर बता रहे हैं मन जी। अभी डाला है उसमें एलआईसी। एलआईसी में आप सब बताएं दर्शक मेरे, कौन अरबपति है जो एलआईसी में पॉलिसी करवाता है? एलआईसी में जितने, हम लोग तो बचपन से देखे हैं भाई, कम कमाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार है हम लोग भाई, हम लोग बड़े परिवार से नहीं। तो एलआईसी में उस जमाने में कि एलआईसी में जमा कर रहे हैं, 25 साल बाद मिलेगा कितना? 2 लाख रुपया मिलेगा 25 साल बाद। आज 25 साल बाद 2 लाख की कीमत तो कुछ नहीं, लेकिन उस जमाने में लोगों ने सोचा हम बचत अपनी डालेंगे 2 लाख मिलेगा। ये एलआईसी में पैसा, ये खेत बेच के बड़नगर से नहीं आया है, न स्टेशन के चाय का पैसा है, यहाँ पे असली चाय वालों का पैसा है। असली चाय वालों का पैसा एलआईसी में। वो पैसा लगा है हाइफा, मतलब अडानी पोर्ट में लगा, तो अडानी पोर्ट में मतलब हाइफा जैसे पोर्ट में लगा। और हाइफा पर जब वहां एक एक मिसाइल गिरती है ना, तो इस देश के गरीबों को पैसे में आग लगती है। 3% डाउन की बात अभी कर रहे हैं, मतलब 2-4 हजार करोड़ रुपए अगर वैल्यू गिरी तो किसका पैसा गया? अगर एलआईसी का 500 करोड़ रुपए गया तो एलआईसी का क्या गया? हमारा आपका गया। हेमंत भाई, इसको जरा एलोबरेट करिए मामले को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आशीष भाई, जो बॉन्ड्स रेज किए गए थे ना, बेसिकली वो जो अपने कह रहा अडानी पोर्ट्स और एससीजेड, ये एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी, इसके बॉन्ड्स थे। और आपने देखा पूरी दुनिया के अंदर उसका एक भी इन्वेस्टर नहीं आया, नॉट इवन ए सिंगल इन्वेस्टर। उसके बाद ये साहब जो है लगातार मैदान के अंदर आए, और इन्होंने पूरे का पूरा पैसा सिंगल हैंडेडली, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता कि किसी प्राइवेट कंपनी में किसी पीएसयू का 100% पैसा झोंक दिया जाए। ये पहली बार है ऐसा। 5,000 करोड़ एलआईसी वाला दिखाइए, स्क्रीन पर लाइए। हाँ हाँ जी, अब बोलिए। तो 50 बिलियन रुपीस के जो है अडानी पोर्ट के ये बॉन्ड्स थे, 15 साल की इनकी वो है। तो 15 साल बाद अडानी का क्या होगा या ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ये हाइफा और इस तरह की चीजें चलती रही तो आपके पैसे का क्या होगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी की चाय का पैसा है, जिस गरीब ने ये चाय बेची है, किसी की खून पसीने की कमाई है ये। आपने कैसे सारे का सारा उसको अलाउ कर दिया कि एलआईसी खरीदेगी? वो कोई गुल्लक नहीं है अडानी की, माफ कीजिएगा, वो इस देश के लोगों का पैसा है। वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेचारों ने अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए किया है। इस हिसाब से तो आप एलआईसी को भी बैंकरप्ट कर देंगे। जो पूरे के पूरे दुनिया के हालात हैं आज की तारीख में, किस दिशा में मामला जाएगा। और जब आप देखिए, आम आदमी, प्राइवेट इन्वेस्टर इतना समझदार है कि उसने 1 रुपए का बॉन्ड लेना उचित नहीं समझा। भारत सरकार इतनी समझदार है कि उसने 5,000 करोड़ रुपए लगा दिए। क्यों? क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम। आम आदमी का पैसा भाई, उनका क्या गया? उनका क्या गया? मोदी का क्या गया? ले लो अडानी से जो कुछ है, सारे सिद्धि कर लो आप। लेकिन अल्टीमेटली जवाबदेही तो होगी ना आशीष भाई। यही वो मध्यम वर्ग है जिसको आप 11 साल से अपनी भक्ति में लीन किए हुए, और आज इस मध्यम वर्ग की हालत है कि ट्रोलिंग करता है सुबह से शाम तक, और कोई काम नहीं है इनको, केवल सारों को बेचारों को भक्त बना के ट्रोलिंग कर दिया। लेकिन समस्या क्या हो गया आशीष भाई? देखिए, जिसकी चिंता मुझे है
वो ये कि इस देश के अंदर आतंकी हमला हो तो सुरक्षा के सवाल मत पूछो, खुफिया फेल होने के सवाल मत पूछो, दंगा या घोटाला हो सवाल मत पूछो, भगदड़ मच जाए, पुल ढह जाए, ट्रेन टकरा जाए, जहाज गिर जाए, आज सुबह हेलीकॉप्टर गिर गया केदारनाथ में, सवाल मत पूछो। मौत और हादसों से ज्यादा डर इनको एक ही बात से लगता है कि सवाल मत पूछो। और पूरा इकोसिस्टम इस सवाल ना पूछने वाली चीज पे टिका दिया गया है। इस देश के मीडिया को देखिए, 5,000 करोड़ रुपया आम आदमी का आपने एक प्राइवेट कंपनी में लगा दिया और कहीं पे आपने कोई आवाज सुनाई दी, कहीं कोई खबर भी दिखाई दी आपको कोने के अलावा, और किसी चैनल पे आपने इस पे बहस देखी? ये है वो कॉर्पोरेट क्रोनिज्म, जो क्रोनीज को अंधाधुंध फंडिंग, और आम आदमी की चिंता ही नहीं, और आम आदमी फिर भी डंका बजा रहा है, फिर भी ट्रोल। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा पैसा है, और वो हमारी ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये कमाल देखिए, ये मोदी जी की बहुत बड़ी सफलता है। ये सवाल मुक्त भारत का जो कंसेप्ट वो लेकर आए थे 11 साल पहले, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन जब सदा तो सदा किसी का शासन नहीं रहा, जब ये जाएंगे तो ये मध्यम वर्ग में जो मेरे आप जैसे LIC में पैसे लगा रखे हैं, जब ये डूबेगा तो आप कहां खड़े हो? सवाल ये है ना। तो उस सारे सवालों को दरकिनार करके दिमाग को टाइप कर दिया गया है डंके के नाम पर। डंका आपने देख लिया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डंका देखा, उसके बाद डंका देखा। आज आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज साइप्रस जाएंगे, कनाडा में फिर ट्रंप इनका डंका बजाने वाले हैं, वापसी में क्रोएशिया जाएंगे, बजाते रहिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये वही कनाडा है, आपको ध्यान है ना, प्रधानमंत्री जी कनाडा गए थे और अलजबरे का फॉर्मूला बता रहे थे, A+B2², याद है ना? ये वही कनाडा था। और आज वहां के प्रधानमंत्री को अपने देश के लोगों को ये जवाब देना पड़ रहा है कि उन्हें मोदी को क्यों बुलाना पड़ा। जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 144 करोड़ आबादी है, इसलिए उनका बुलाया जाना बनता है, कोट एंड कोट। और उसको लेकर के उनकी संसद के अंदर बाहर मीडिया में हर जगह इस बात पर जिरह हो रही है, लगातार उनको जवाबदेही करनी पड़ रही है। और भारत में प्रधानमंत्री के भगत क्या कहते हैं, जब तक इनवाइट नहीं आया कि मोदी लाइकली टू मिस, मोदी विल नॉट गो। सुमिता प्रकाश का आपने देखा, वो सारे का सारा। और जैसे, और उन्होंने कहा कि G7 का कोई मतलब नहीं है। G7 का क्या है, कुछ भी नहीं है, हम तो इससे बड़े मल्टीलेटरल फॉर्म्स के। और जैसे ही नहीं होता है फिर G7 महान हो गया। तो इस विदेश की विदेश नीति को आप सोचिए। और एक छोटी सी बात मैं और दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। मई 2023, आज क्या है, अभी आप जून में, 2023 से अब तक प्रधानमंत्री जी आज 35वीं विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, 35वीं विदेश यात्रा पे। और मणिपुर के अंदर पंगा कब शुरू हुआ था? 3 मई 2023 को। आज तक मणिपुर में झांक के देखा प्रधानमंत्री ने? ये क्या है? ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार की मिसप्लेस प्रायोरिटी नहीं है, ये दुखद नहीं है, ये उपेक्षापूर्ण नहीं है, ये अहंकारी रवैया नहीं है। ये, इसको आप क्या कहेंगे? क्या आप पूरी दुनिया के सरपंच बनने की फिराक में रहते हैं, पल्ले कुछ नहीं है, लेकिन भाई अपने देश को तो संभाल लो कम से कम। 35 विदेश यात्राएं, नॉर्थ ईस्ट में घुमाए सब जगह, मणिपुर का ना नाम निकलता ना मणिपुर जाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे? ए गवर्नमेंट ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज, ए लीडर ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटीज। क्योंकि वहां पर जब जाओगे तो डंका नहीं बजा सकते, तो जहां डंका नहीं वहां मोदी नहीं। लेकिन अब जब आप G7 में जाओगे, फिर मेरा मूल सवाल उसी पे आ जाता है कि ट्रंप जब आपको अगर उन्होंने कह दिया कि सीज फायर नहीं कराया, फिर मोदी जी क्या करेंगे? ये भगतों की जो राष्ट्रवाद है बीजेपी और RSS की, इसकी ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है कि क्या ट्रंप वो बात कहेंगे और क्या मोदी उसका जवाब दे पाएंगे। और या मोदी ट्रंप के मुंह पर ये कहेंगे कि नहीं, हमारे DGMO ने पाकिस्तान के DGMO से बात करके सीज फायर किया एंड यू आर नोबडी। अगर ये प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं और आप उनका अलग से स्पेशल करके उनका आभार प्रकट करेंगे। लेकिन ट्रंप 13 बार कह चुके कि मैंने कराया। ही, द नेशन ओज एन एक्सप्लेनेशन टू मिस्टर मोदी। आप बताइए, मिस्टर मोदी ओज एन एक्सप्लेनेशन टू ऑल द कंट्रीमैन। क्या वो कर पाएंगे ऐसा? और अगर उन्होंने नहीं किया तो ये राष्ट्रवाद का लिफाफा मुझे लगता है कनाडा में ही फटना है, ये वहीं से देखिएगा। 13 क्या, आप तो गिनती भूलने लगे हैं, 13 14 कितने बार। एक बात जो आपने कहा कि मोदी सरपंच बनने की दुनिया कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ना कि हम लोग कई बार मोदी को शायद समझ नहीं पाते। मैं भी कई बार लगता था, लेकिन फिर जब सोचता हूँ थोड़ा एनालिटिकल उससे, मोदी को पता है हकीकत, अपनी पता है। उनको पता है कि जेब में छेद है, जेब में हाथ डालने पे हाथ कहाँ जाता है, वो पता है। ये सारा जो ऑप्टिक्स की आप बात कई बार करते हैं ना, उसको खोलते हैं उस पन्ने को, ये सब सिर्फ भक्तों के लिए होता है। उनको पता होता है
ये कुछ नहीं है भाई, हमारे पास कुछ नहीं है हमारे हाथ। लेकिन जब ये सब करेंगे तो यहाँ पर ये जो पालतू 10-20 का झुंड है जो स्टूडियो वाले, स्टूडियो में बैठे, ये झुंड हुआ करेगा सियाल जैसे, तो पूरे सियारों को वो हुआ चारों तरफ सुनाई देगा। ये दरअसल भक्तों के लिए करते हैं। हम लोग कन्फ्यूजन में, उनका कोई नहीं, उनको पता है वो किसके पंच हैं, किसके सरपंच हैं। एक पहले क्रांति के लिए, मतलब क्रांति आंदोलन के लिए कहा जाता था लाइन, कि जो बड़ा आंदोलनकारी व्यक्ति होता था, तो आंदोलन करने वाला हमेशा परेशान रहता है। तो कहते थे कि जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ, चले हमारे साथ, जो घर फूको आप। अब वो एक समय में कुछ लोगों ने हमको भी कहा, हम पदयात्रा करने निकल गए इस सब में। लेकिन समय कैसे बदल गया, बदल कैसे गया समय। अब मोदी जी के तरफ से लाइन है कि जो घर फूके आपने चलो हमारे साथ, मतलब जिसमें ये मादा हो कि वो अपनी तबाही का जश्न मना सके, अपनी तबाही का जश्न जो मना सके, वो हमारा भक्त बने, और वैसे ही भक्त बने हैं। एक फाइनल, अभी भी कमेंट, एक फाइनल मुझे लेना है, वक्त हो रहा है लेकिन लेना है एक फाइनल कमेंट। आपने जितनी आशंकाएं जताई कि ट्रंप क्या कहेंगे, ये सब अलग बात है। जो बात कनाडा के प्रधानमंत्री ने फोन पर की है, जिस डील पर न्योता मिला है, कहीं कनाडा में इनकी उपस्थिति में वो डील खुल गई तो क्या होगा हेमंत भाई। ये हालांकि अलग से विषय है पूरा, लेकिन फिर भी आखिरी में मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में चाहूंगा, अगर वहीं पे इनके सामने कि भाई अब तो इस डील से जो वायर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक उसमें हाँ बोलने का मतलब मोदी जी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर वो खुल गया वहां पर प्रेशर में कि अब आए हैं तो बैठ के 5 मिनट बातें कर लिया जाए भाई, कि हमारे देश में आप टारगेटेड काम करवा रहे हैं, तब क्या हो। आशीष भाई निश्चिंत रहिए, वो बात हमारी तरफ से बाहर नहीं आएगी। इसमें आप समझिए क्या है, जैसे ही G7 खत्म होगा उसके बाद, क्योंकि वहां तो सवाल मुक्त लोकतंत्र नहीं है ना, कनाडा में तो सवाल युक्त लोकतंत्र है। जैसे ही सब लोग वापस चले जाएंगे वहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी है, और सांसद वहां सवाल पूछेंगे, मीडिया सवाल पूछेगा, और वहां का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वो जवाब देते हैं। जैसे ही वो बात खुलेगी, नहीं इधर से नहीं खुलेगी, यहां से कोई नहीं बोलेगा ना कोई पूछेगा, वहां के जैसे ये सब खत्म होगा G7, उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तो मीडिया से रोज बात होती है, रोज पार्लियामेंट में होते हैं वो लोग। जैसे ही सवाल पूछा जाएगा कि क्या मोदी जी आपने वो बात की, तो वहां से निकलेगा कि हाँ, वहां से निकलेगा वो, और उसके बाद आप क्या मुंह दिखाओगे। तो हम तो शर्म निरपेक्ष हो चुके हैं, हमें इन बातों से हमें ना सवाल से मतलब ना जवाब से मतलब, हमें मतलब है डंके से। हमारा डंका बज रहा है, बात खत्म। आप और मैं कुछ भी करते रहे, भक्तों से पूछ के देख लीजिए, उनको कनाडा का सी नहीं पता, ठीक है ना, टेररिज्म का टी नहीं पता, उनको टी पता है ट्रोलिंग का। उस ट्रोलिंग के चैंपियन, और मोदी जी उस बात को समझते हैं, इसलिए वो चाहे टेररिज्म की बात हो, चाहे वो टारगेटेड किलिंग्स की बात हो, उनको पता है मेरी जो सपोर्टर बेस है उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। उनमें से तो कई इस बात पर भी लहलोट हो रहे होंगे, अरे देखिए मोदी जी ने वहां टारगेट करा दिया, कई तो इससे भी राजी होंगे। तो टारगेट तो आशीष भाई, मैं आपको ईमानदारी की बात हूँ, ये सब धंधे सारी दुनिया में चलते हैं। इजराइल ओपनली करता है, कुछ देश कोवर्ट और उस तरह के ऑपरेशन करते हैं, लेकिन इस तरह आपने किया और आप पकड़े गए, ये बहुत खराब बात है। असली बात, ये दुनिया की सच्चाई है भाई, कि दीज ऑपरेशंस आर वेरी प्रोफेशनल ऑपरेशन, लेकिन इसमें जो एग्जीक्यूशन है, और आप वो एग्जीक्यूशन करते पकड़े गए तो आप अनआईडी। और ये बात जब तक कनाडा था तब तक तो आप ट्रूडो की करते रहे जो कुछ भी करनी थी, जैसे ही अमेरिका ने कहा तो आपको साफ सूंघ गया, फिर आपने जांच भी बिठाई, आपने सब कुछ किया, फिर ये भी कहा कि हाँ कहीं गलती हुई है। समझिए खेल को, मेरा और आपका ज्यादा गणा, हम तो पहले ही राष्ट्रद्रोही घोषित है। लेकिन ये बात 100% खुलेगी आशीष भाई, लिख के रख लीजिए। जिस दिन वहां के प्रधानमंत्री कारनी अपने मीडिया से बात करेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। वहां पे मोदी का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, हालांकि वो अनफॉर्चुनेट है, जहां आप A+B² का जो आप फॉर्मूला सिखाया करते दुनिया को, ताकत बताया करते, वहां पे आपकी भदपिट रही है आपको निमंत्रण को लेकर के, वो भी कहीं ना कहीं आपका नीतिगत फेलियर है। आप कनाडा के प्रधानमंत्री को हमेशा ये कह सकते हैं दोस्ती में कि भाई देखिए, भारत विरोधी कार्रवाई, खालिस्तान और ये सब कुछ नहीं है, इस नॉनसेंस को बंद करिए। लेकिन वो कहने के लिए आपके अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए, आपकी जुबान में दम होना चाहिए, आपको मुद्दों की समझ होनी चाहिए, आपकी आर्टिकुलेशन वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए।
ही और जो दांत निपोरते हो ना, गले पड़ते हो, वो डिप्लोमेसी नहीं होती, माफ कीजिएगा। उससे चंद लोग वो हो सकते हैं, और पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि इनकी डिप्लोमेसी ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स है, उसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए यार, मैं हैरान रह गया आशीष भाई कि इजराइल के विदेश मंत्री से बात कर रहे हो आप, ईरान के विदेश मंत्री से बात कर रहे हो, और एक सेंटेंस नहीं लिख पा रहे जयशंकर कैरियर डिप्लोमेट कि मेरी क्या बात हुई। ये भारत की स्थिति कभी नहीं थी आशीष भाई। इससे अनफॉर्चुनेट, इससे शर्मनाक कोई चीज हो नहीं सकती। भगत सिंह कितने ही लहलौट रहे हैं कि आप ना कहीं इजराइल ईरान में कहीं आप हो, ना रूस यूक्रेन में कहीं हो, ना आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो पूरी दुनिया की सॉलिडेरिटी आपके साथ होनी चाहिए वो है आपके साथ। तो आप कर क्या रहे हैं 11 साल से, और ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। और अपने जो क्या बोलते हैं आपका जो वो ट्विटर है या पता नहीं क्या बोलते हैं आप, मुझे समझ नहीं उन चीजों की, उस पर वो करवा रहे हो ऐप के ऊपर, नमो ऐप के ऊपर आप मोदी की लोकप्रियता का झंडा बजा रहे हो कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। तो तो उस पे जाएंगे तो आधा घंटा अलग है, इतना आशीष, बेशर्मी है भैया। आशीष कल पता है हेमंत भाई, कल भारत के मीडियम चला है कि इजराइल ईरान के बीच शांति दूत बन रहा भारत। अब बताओ, शांति दूत ऐसा है जो शांति दूत पूरा नहीं लिख पा रहा है जयशंकर, आगे इतने लिख देता कोट अनकोट शांति दूत, इतने लिख दिया होता, वो नहीं लिख पा रहा, हम कल शांति दूत बन रहा। मतलब जो मदारी चौराहे बैठते, सर्कस भी एक अस्तर होता है, चौराहे मदारिस बदतर बना दिया है इन सब लोगों ने, विदेश नीति मदारी चला रहे हैं विदेश नीति इस देश के। ये हालत है। जो आपने कहा टारगेट किलिंग और ये सब की बात, बताओ अमेरिका में वो CIA के एजेंट को ही सुपारी दे दी, उसी दे दिया एडवांस पे। ये हालत है। सब देश करते हैं, बिल्कुल सही बोला हेमंत भाई, सब देश करते हैं अपने दुश्मनों को निगोशिएट करने के, लेकिन पकड़ा सब नहीं जाते, सब पकड़े नहीं जाते। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो देखना होगा। डोभाल हर जगह विदेश यात्रा जाते हैं, यहाँ पे गए नहीं है शायद, पता करना पड़ेगा। जरा इजाजत दीजिए हमें, वक्त काफी हो गया है। हेमंत भाई भी आजकल बाहर हैं तो वहां भी व्यस्त है, तो हम फिर आएंगे बीच में कार्यक्रम लेकर के, वक्त जैसे ही मिलेगा और खबर जैसे ही मिलेगी, दोनों साथ होंगे, लेकर आएंगे। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत, नमस्कार।